beautiful audience out there, let's discuss drama for today's video. My name is Anamika. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रामा. व्हाट इज अ ड्रामा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स बनती है, कौन कौन सी काइट्स बनती है, ईच एंड एवरीथिंग. सो what we are waiting, let's start drama. सो फ्रेंड्स, अगर हम ड्रामा को अच्छे से डिटेल में समझें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ड्रामा क्या बन जाता है? इट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज इन थिएटर बिफोर द ऑडियंस. यानी कि ड्रामा के लिए ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है. ऑडियंस के सामने ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है. This is a form of composition designed to be performed in theatre. ड्रामा को जरूरी नहीं है कि हमेशा देखा ही जाए. बहुत बारी ड्रामा आपने सुना भी है. ठीक है, देखिए ड्रामा का जो दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम अगर हम समझे तो ड्रामा का ऑल्टरनेटिव नेम हम बोल सकते हैं प्ले. तो क्या कभी आपने कोई प्ले रेडियो पे सुना है? बिल्कुल, हमने बहुत सारे प्लेज रेडियो पे सुने हैं. आज के टाइम पे जब हम जिसे एफएम बोल देते हैं, बट पहले क्या होता था, रेडियो ही थे. सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत कम थे, तो लोग जो है वो नाटक, ड्रामा या प्ले रेडियो पे ही सुना करते थे. ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? प्ले. बहुत बारी एग्जाम में यहाँ से भी एक एक लाइन के क्वेश्चंस उठ के आए हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हमें चीजों को ध्यान में रखना होगा. कभी ये नहीं सोचना कि बहुत इजी चीज है, क्या ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते वक्त ईच एंड एवरी टाइप की चीजों को दिमाग में रखा जाता है, क्योंकि हर तरह के लोग एग्जाम लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना. हो सकता है दे मे आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ अ ड्रामा? इट इज प्ले. दूसरी चीज, ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ है, द वन हु राइट्स अ प्ले और ड्रामा इज. तो देखो, ड्रामा अगर पूछा गया है तो आप उसे नाम दे देते हो ड्रामेटिस्ट. प्ले अगर पूछा गया है कि प्ले लिखने वाला कौन होता है, तो वहां पर ऑब्वियसली सारे ऑप्शन आपको प्ले राइट के मिलेंगे, लेकिन स्पेलिंग के ऑप्शंस में चेंज हो जाएंगे. PLAYWRITE आ जाएगा, PLAYRIGHT आ जाएगा, है ना. तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है द वन हु राइट्स अ प्ले इज प्लेराइट. PLAYWRIGHT, प्लेराइट बन जाएगा वो. ठीक है, एक और चीज यहाँ से क्वेश्चन की जो बनती है, दैट इज ड्रामा इज अ प्ले फॉर थिएटर, टीवी, रेडियो. अब आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किसके लिए ड्रामा नहीं बना या किसके लिए बना है. तो वहां पे भी आपको चीजें ध्यान रखनी है. वो थिएटर के लिए है, वो रेडियो के लिए है, वो टीवी के लिए भी है. ठीक है, ड्रामा में होता क्या है या प्ले में होता क्या है, ऑडियंस के सामने कैरेक्टर्स कुछ रिटन डायलॉग्स को याद करके बोलते हैं. दे अटर सम रिटन डायलॉग्स. और वो जो रिटन डायलॉग्स होते हैं ना, एक्चुअली वो क्या है, राइटर ऑडियंस से बात कर रहा होता है थ्रू हिज कैरेक्टर्स. अब जो राइट है, प्ले राइट जो है, या जो राइटर है, या जो ड्रामेटिस्ट है, वो खुद आके ऑडियंस से कभी बात नहीं करता. ही ऑलवेज स्पीक्स टू द ऑडियंस थ्रू हिज कैरेक्टर्स. तो वो जितने भी अलग अलग उसने कैरेक्टर्स बनाए हैं, एक प्ले राइट ने अपने प्ले में लिखे हैं, उन सारे के सारे कैरेक्टर्स के थ्रू वो अपनी बात ऑडियंस को देता है. दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, दैट इज कि जो ड्रामा होता है, इसके अंदर दो चीजें आपको मिलेंगी. पहली चीज मिलती है एक्ट और दूसरी चीज मिलती है सीन. एक्ट मेजर पार्ट होता है, यानी कि पहले ड्रामा को हम एक्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक्ट के अंदर कुछ अलग अलग छोटे छोटे सीन्स होते हैं. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीन में एक्ट होते हैं या एक्ट में सीन होते हैं. Again, it is a very obvious and very common question which you all can answer. बट कहीं ना कहीं ये चीजें उनके लिए डिफिकल्ट है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और जो एग्जाम के दिन तक तैयारी शुरू नहीं करेंगे. तो हमें ध्यान रखना है कि पहले एक्ट आते हैं, एक्ट के अंदर हम सीन्स डालते हैं. अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि एक्ट कितने होते हैं, स्टैंडर्ड एक्ट्स कितने होते हैं, या फिर वो आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि XYZ कोई उन्होंने नाम दे दिया, या तो प्लेराइट का या तो किसी ड्रामा का नाम दे दिया, इसके अंदर कितने एक्ट हैं.
तो जो कन्वेंशनल एलिजाबेथन ड्रामा है उसके अंदर होते हैं 5 एक्ट्स, मेजर 5 एक्ट्स। बट यस, कुछ ऐसे भी ड्रामा हुए हैं, बने हैं, जिसके अंदर एक्ट 6, 7 तक पहुंचे हैं। दूसरी चीज 2 to 3, अगर हम देखें तो 3 एक्ट्स का जो एक प्ले होगा दैट इज वेरी स्टैंडर्ड। और हाँ, 1 एक्ट के भी प्ले बहुत ज्यादा नाउ अ डेज दे आर इन फॉर्म, दे आर इन यूज, बहुत ज्यादा अभी फैशन में है 1 एक्ट प्लेज भी। इनके अंदर एक्ट तो 1 होता है बट इसके अंदर आपको सीन्स कई सारे मिल जाएंगे, 2, 3, 4, 5 सीन्स। लेंथ ऑफ दी प्ले डिसाइड करती है कि एक्ट कितने होंगे और हर एक्ट के अंदर सीन्स कितने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार के लिए अगर हम हिस्ट्री, ओरिजिन या बैकग्राउंड ऑफ ड्रामा समझने की कोशिश करें तो वी हैव गॉट 2 मेन सोर्सेज ऑफ ड्रामा। वन ऑफ देम इज ग्रीक एंड अदर वन रोमन्स। ठीक है, तो पहले हम ग्रीक्स की यहाँ से बातों को लेते हैं। एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है, एथेंस के अंदर एंशियंट हिम्स को, जिन्हें कहते थे हम डायथीरेम्स, उन्हें गाया जाता था इन द ऑनर ऑफ द गॉड डायोनाइसिस। और फिर लेटर ऑन दीज हिम्स वर यूज्ड और दीज हिम्स वर सung इन द प्रोसेशन, इन कोरल प्रोसेशंस। और इन कोरल प्रोसेशंस के अंदर पार्टिसिपेंट्स जो होते थे वो एक डिफरेंट काइंड का पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर इन्हें गाते थे। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ड्रामा, ओरिजिन ऑफ ड्रामा। अब अगर हम दूसरे ऑथेंटिक सोर्स की बात करते हैं तो बात अगेन ओरिजिन ऑफ ड्रामा से आती है, विच इज डीप रूटेड इन द रिलीजियस predisposition of human mankind. The ancient Greek and Roman dramas were mostly concerned with the religious ceremonials of people. It was the religious element that resulted in the development of drama. अब ये religious element कैसे ड्रामा के डेवलप होने में एक कैटलिस्ट का काम करता है? देखो, बाइबल जो है, as we all know that Bible is written in Latin language, which is a difficult thing to understood by common people. ठीक है, इसी वजह से क्लर्जी ने ये सोचा, क्लर्जी मतलब कि ग्रुप ऑफ पादरीज जो चर्च के अंदर पूजा पाठ का काम करते हैं, है ना, क्लर्जी उस ग्रुप को कहते हैं, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लर्जी ने ये सोचा कि भाई ऐसे तो ये कॉमन लोग, जो कॉमन पीपल हैं, वो लोग बाइबल की टीचिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, तो क्या करना चाहिए। नाउ दे डेवलप्ड एन आइडिया, और उन्होंने बाइबल की जो छोटे छोटे टीचिंग्स थी उनको शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू प्ले में इनेक्ट करके चर्च के अंदर लोगों को दिखाया। ये जो प्ले होते थे, जो क्लर्जी इनेक्ट करते थे, दे वर म्यूट, म्यूट मतलब डम, वो वहां पे कोई अटरेंस ऑफ डायलॉग्स नहीं होती थी। तो यहां से फिर कॉमन लोगों ने, कॉमन पीपल ने धीरे धीरे बाइबल के टीचिंग्स को समझते हुए उसकी गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट किया। तो दीज आर द 2 मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ड्रामा। अब अगर हम एक और चीज समझें तो एथेंस के अंदर ओपन एयर थिएटर्स जो होते हैं, ऐसे थिएटर्स होते थे जहां पर बहुत सारी अलग अलग जगह से ग्रुप आता था लोगों का और वो ड्रामा परफॉर्म करते थे। अब वहां पर जिसका ड्रामा सबसे बेहतरीन समझते थे, या जिसमें से मॉरल्स अच्छे मिलते थे, जिसमें से टीचिंग्स अच्छी मिलती थी, उस ड्रामा को ऑन दी ओवरऑल बेसिस, लाइक उसका प्लॉट कैसा है, उसमें एक्सपोजिशन कैसा है, उसके अंदर रेजोल्यूशन कैसा है, डेनिमो कैसा, इन सब चीजों के बेसिस पर बेस्ट ड्रामा को अवार्ड भी दिया जाता था। तो इट वाज लाइक अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन, जैसे आज के टाइम पे ओलंपिक्स होता है, उस टाइम पे ऐसा कुछ ड्रामा का ओलंपिक्स होता था। एंड दिस इज अगेन अ वेरी गुड एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। अ ड्रामा इज अ कंपोजिट आर्ट which includes a story, which includes acting, which includes poetry, which includes irony, which includes satire and etc. बहुत सारी चीजें होती है जो कि ड्रामा के अंदर ली जाती है, राइट। अब अगर समझे तो जो ऑथर है, यानी कि जिसने ड्रामा लिखा है, जो स्टेज डायरेक्टर है और जो एक्टर्स है उस ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू गिव और टू प्रोड्यूस अ टोटल इफेक्ट, राइट। अब इस ड्रामा के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ड्रामेटाइजेशन। व्हाट इज ड्रामेटाइजेशन? तो ड्रामेटाइजेशन होता क्या है? मेकिंग अ प्ले आउट ऑफ अ स्टोरी और अ क्रॉनिकल और अ नॉवल और एनीथिंग, उसी चीज को हम कह देते हैं ड्रामेटाइजेशन। जैसे मैंने आपको कोई स्टोरी सुना दी, एक सिचुएशन दे दी, अब उस सिचुएशन को आपको ड्रामा के थ्रू इनेक्ट करके दिखाना है, तो वो जो पूरा काम आप करेंगे दैट इज कॉल्ड ड्रामेटाइजेशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बाइबल को जो हमने ड्रामेटाइज किया है इन द नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेज।
जो मिस्ट्री प्लेज हैं वो बाइबल की टीचिंग्स के ही सारे के सारे ड्रामेटाइज्ड किए हुए पार्ट्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म आती है ड्रामेटिक मोनोलॉग या सॉलिलोक्वी। इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर अकेला ही जोर जोर से या धीरे बोल के किसी भी तरह की पिच में डायलॉग्स को डिलीवर करता है। अब ये डायलॉग्स का मतलब तो हुआ दो जनों के बीच में, पर मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ कि वो अकेले के खुद के ही रिटन वर्ड्स आ रहे हैं, वो अटर कर रहा है अपने खुद के ही स्पीच को, अपने खुद के ही बारे में। अब जो मोनोलॉग है उसके अंदर होता क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ सम सिचुएशन, इट इज अ कैरेक्टर पेंटिंग। कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, कैरेक्टर के अपने ही दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट जब क्लैश करते हैं, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, तो कैरेक्टर उसे जोर जोर से बोल के ऑडियंस को सुनाता है या बताता है। अब वो अकेला ही इस काम को कर रहा है, इसीलिए हमने इसे नाम दे दिया मोनो। मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब वन, यानी कैरेक्टर अकेला ही बातचीत कर रहा है, या तो खुद से बातचीत कर रहा है या अपनी सिचुएशन को जोर जोर से बोल के वो सुना रहा है। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग्स की पोम माय लास्ट डचेस। नेक्स्ट इसमें आता है असाइड। असाइड का मतलब क्या होता है, स्टेज पे ही बाकी कैरेक्टर्स को नहीं बताते हुए एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टेज पे ही किसी एक कोने में, सेंटर में, राइट साइड या कहीं पे भी आकर के अपनी बात को डिलीवर करता है, और उस कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ के बाकी वाले कैरेक्टर्स को इस चीज का पता नहीं है कि मैं किस चीज को बोल के सुना रहा हूं, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को वो डिलीवर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूरा स्टेज है मेरा और मैं यहाँ आकर के कोने में धीरे से आपसे कुछ कहूं और मुझे लगे कि मेरे पीछे जो कैरेक्टर्स का चल रहा है सिस्टम, या जो उनकी बातचीत हो रही है या जो उनका प्ले में पार्ट है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैंने आपसे क्या कह दिया। दिस इज कॉल्ड असाइड। नाउ प्लॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लॉट का मतलब क्या हुआ, एक ड्रामा के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं उन सब का एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। तो वी कैन से a sequential arrangement of events in a drama is called plot। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं parts of a drama। There are 4 major parts of a drama। Like जैसे हमने शॉर्ट स्टोरी में समझा था, वहां पे भी कुछ मेजर पार्ट्स थे, यहाँ पे भी ड्रामा के कुछ मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजिशन की या फिर इंट्रोडक्शन। एक्सपोज करना, जैसा कि नाम से लगता है एक्सपोजिशन, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस ड्रामा का बैकग्राउंड समझाया जाता है एक्सपोजिशन के अंदर। देन इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है जो बेसिक स्टोरी या थीम है वो अब डेवलप हो रही है, यानी कि हम समझे तो ये मिडिल ऑफ द ड्रामा या मिडिल ऑफ द स्टोरी हम आ जाते हैं, तब हम उसे बोल देते हैं ग्रोथ। अनदर वन इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स सबसे इंटरेस्टिंग होता है हर किसी चीज में, चाहे वो मूवी हो, वो ड्रामा हो, वो नॉवल हो, वो शॉर्ट स्टोरी हो। ठीक है, क्लाइमेक्स के अंदर क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये किसी भी स्टोरी का एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है, या फिर इंटेंसिटी हम बोले तो, राइट। फिर जो लास्ट में हम बात करते हैं दैट इज रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, आउटकम या फिर रिजल्ट क्या है। भाई जो भी पूरा आपने हमें ड्रामा दिखा दिया उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसका मैसेज क्या है, तो हम बोल सकते हैं रिजोल्यूशन इज द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ अ प्लॉट। प्लॉट का मतलब स्टोरी लाइन, राइट। अब रिजोल्यूशन अगर हम समझें तो ये 2 तरीके से हो सकता है, क्योंकि ड्रामा भी 2 तरीके का हो सकता है। वन इज कॉमेडी, अनदर वन इज ट्रेजेडी। ओके, अब अगर आपका जो ड्रामा है वो कॉमेडी था तो वहां पर रिजोल्यूशन को हम नाम दे देंगे डेनिमो, राइट। कॉमेडी अगर होगा तो रिजोल्यूशन का नाम पड़ जाएगा डेनिमो, और अगर वो ट्रेजेडी हुआ तो उसका नाम पड़ जाएगा कैटास्ट्रोफे, राइट। तो ये 2 चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है क्वेश्चन आपको डिजाइन करके दे दिया जाए कि जो रिजोल्यूशन ऑफ अ कॉमेडी इज, और आपको ऑप्शंस दे देंगे, या फिर ऐसा कह दें कि रिजोल्यूशन ऑफ अ ट्रेजेडी इज, तो आपको ध्यान रखना है कॉमेडी में रिजोल्यूशन का नाम बनता है डेनिमो और ट्रेजेडी में रिजोल्यूशन का नाम बनता है कैटास्ट्रोफे। ठीक है, अब 2 चीजें और आती है, वन ऑफ देम इज प्रोलॉग एंड अनदर वन इज एपिलॉग। ठीक है, ड्रामा या कोई प्ले है जो एकदम बिगिनिंग में होगा, जो कि प्ले शुरू होने से पहले आएगा, दैट इज प्रोलॉग। याद कैसे करेंगे, बिगिनिंग में या बिफोर द प्ले, यानी कि प्री से हमने बना दिया है प्रोलॉग। बस हिंट के लिए आप याद रखिए, बाकी चीजें आपको याद रह जाएंगी।
तो प्रोलॉग हमेशा बिफोर दी ड्रामा या बिफोर द प्ले आता है, और जस्ट आफ्टर द ड्रामा और आफ्टर अ प्ले इट इज एपिलॉग। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी होती है। क्वेश्चन बना दिया जाता है कि प्रोलॉग बिफोर द ड्रामा या फिर एंड ऑफ द ड्रामा आता है या फिर एपिलॉग कब आता है, और उसकी अलग अलग चीजें दे देंगे आपको ऑप्शन में। तो यू ऑलवेज हैव टू कीप रिमेंबर प्रोलॉग बिफोर द ड्रामा, एपिलॉग आफ्टर द ड्रामा। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ ड्रामा। सबसे पहले आता है बोर्जुआ ड्रामा। ये बोर्जुआ ड्रामा क्या होता है? मॉडर्न एज में मिडिल क्लास फैमिलीज या मिडिल क्लास सोसाइटीज की जो रूटीन लाइफ है उसको डिस्कस किया जाता है इसके अंदर, और इसे कहते हैं हम बोर्जुआ ड्रामा। जॉन गॉल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरह के ड्रामास का। और ये जो स्ट्राइफ है गोल्सवर्दी का, ये एक 3 एक्ट ड्रामा है, राइट। सेकंड आता है कैवलियर ड्रामा। कैवलियर ड्रामा का मतलब होता है कि अ ड्रामा विच रिलेट्स विथ द लाइफ ऑफ अ किंग। ठीक है, जितने भी सारे किंग्स हैं उन सबकी लाइफ से रिलेट करते हुए या उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी बैटल के बारे में, वॉर्स के बारे में, जो भी उनकी गाथाएं गाने वाले जो प्लेज होते हैं उन्हें हम कह देते हैं कैवलियर प्ले। बेसिकली कोर्ट प्लेज होते थे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेज ऑफ सर जॉन सफलिंग। ठीक है, जो कैवलियर ड्रामा है इसको पैट्रोनाइज करने वाले हैं चार्ल्स फर्स्ट, और 1630s वाले टाइम पे इन्होंने इसे पैट्रोनाइज किया था। नेक्स्ट इज क्रॉनिकल प्ले। ये जो हिस्ट्री के इवेंट्स को प्ले बना करके दिखाया जाता है, इन्हीं को हम कह देते हैं क्रॉनिकल प्ले। शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ क्रॉनिकल प्ले। अनदर वन इज क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा, these dramas are actually not to be performed but to be read। ये वो ड्रामा है जो बेसिकली थिएटर में या स्टेज पे परफॉर्म करने की जगह पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट इज किचन सिंक ड्रामा। अब ये किचन सिंक ड्रामा क्या है? किचन से लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं विमेन इससे एसोसिएटेड है। तो मॉडर्न एज में वर्किंग विमेन की लाइफ को सेंटर करते हुए ये ड्रामा बनाया गया है, किचन सिंक ड्रामा। और प्लेज ऑफ जॉन ऑसबोर्न इसके गुड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मिराकल प्ले। मिराकल, चमत्कार। चमत्कार कौन करता है? संत बाबा करते हैं। तो जो सेंट्स की लाइफ है, जितने भी सारे सेंट्स हुए जिन्होंने आज तक बहुत सारे अच्छे मिराकल्स करके दिखाए हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे बाबा, सारे संत बस फूक फाक करके चले जाते हैं। देयर आर लॉट मैनी सेंट्स हु हैव डन रियली वेरी मिराकुलस वर्क, और उसी मिराकुलस वर्क को शो करने के लिए बने होते हैं मिराकल प्ले। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मिराकल डे नॉट ए डेम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ड्रामा है, और ये यूरोप के अंदर ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरीज बहुत चले थे ये वाले प्लेज, है ना। ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, बट दैट वाज द मेन टाइम जहां पर इस तरह के मिराकल प्लेज बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अभी हम इस लिस्ट में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मोरालिटी प्ले। मोरालिटी क्या होती है? अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड। तो जो गुड एंड बैड के बीच की फाइट है कि हमारे अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। एक पर्सनालिटी कहती है डू दिस, एक पर्सनालिटी कहती है डोंट डू दिस, डू दैट। उसी सब चीजों को शो करने के लिए बने होते हैं मोरालिटी प्ले। और इसका एग्जाम्पल है कासल ऑफ परजर्वेंस। ये अब तक का बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक फुल लेंथ ड्रामा, एंशियंट फुल लेंथ ड्रामा इसे समझा जाए। इसके अंदर लाइंस कितनी है? 3649 लाइंस का ये ड्रामा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिस्ट्री प्ले। ये मिस्ट्री प्ले क्या है? जो बाइबल के स्टोरीज के ऊपर प्लेस बने हैं उसे हम बोलते हैं मिस्ट्री प्ले, राइट। अब अगर इसके एग्जाम्पल में हम देखें, द इंग्लिश मिस्ट्री साइकिल ऑफ यॉर्स, ये इसका एग्जाम्पल है। और बेसिकली चीज क्या है मिस्ट्री प्ले के अंदर? बाइबल के अंदर जो सेंट्स के बारे में स्टोरीज सुनाई गई हैं उन्हीं को मिस्ट्री प्लेस नाम दे दिया गया है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे प्ले के अंदर कहीं किसी तरह की इवेंट में कोई भी लॉजिक कहीं नजर नहीं आता। उस इलॉजिकल सीक्वेंस को या इलॉजिकल इवेंट्स को हम कह देते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉडोथ। बैकेट का है वेटिंग फॉर गॉडोथ, ठीक है। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी भी
थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या होता है? बर्लेस्क प्ले के अंदर बेवजह का ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये कॉमेडी नहीं है, है ना। कॉमेडी एक डिफरेंट थिंग होती है और बर्लेस्क में क्या होता है? बर्लेस्क के अंदर ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। समटाइम्स इट इज लाइक्ड बाय द ऑडियंस एंड समटाइम्स इट इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही ज्यादा सोशल इश्यू है ना, एकदम बर्निंग इश्यू है, अब उसके ऊपर कॉमेडी करके प्ले में दिखाया जा रहा है या उस इश्यू को थ्रू कॉमेडी, थ्रू ह्यूमर समझाया जा रहा है, तो इट इज ऑलवेज नॉट टू बी लाइक्ड बाय ऑडियंस। और बर्लेस्क का एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आपको शेक्सपियर का है मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये शेक्सपियर का है, बर्लेस्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्टिक ड्रामा। इट इज अ वर्क विच इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी और पर्सनल लाइफ्स, ठीक है, दैट इज नेचुरलिस्टिक ड्रामा। गोल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है वो इसका एक और एग्जाम्पल है और गोल्सवर्दी का ही जस्टिस भी इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है, नेचुरलिस्टिक ड्रामा। फ्रेंड्स, अगर हम ड्रामा को डिवाइड करें तो बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी क्या होता है? अ प्ले दैट हैज अ वेरी हैप्पी एंडिंग, दैट इज अ कॉमेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? अ प्ले दैट हैज अ वेरी सैड एंडिंग, दैट इज ट्रेजेडी। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉमेडी में कितने तरह के प्लेज होते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉमेडी ड्रामे में बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। ओके, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट, वी कैन से बेस्ट और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है एज यू लाइक इट। कभी टाइम मिले तो पढ़ना जरूर, ओके। अब इसमें टाइप्स में आता है सबसे पहले रोमांटिक कॉमेडी। अब ये रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है? वो कॉमेडी या वो ड्रामा जिसके अंदर लव लीड्स टू मैरिज, है ना, लवर्स हैं और एंड में उनकी शादी हो जाती है, इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी। जो एज यू लाइक इट है ये एक रोमांटिक कॉमेडी का ही एग्जाम्पल है। कॉमेडी ऑफ मेनिस। कॉमेडी ऑफ मेनिस का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को टॉर्चर कर रही होती है कोई दूसरी कैरेक्टर्स या फिर कोई दूसरे इवेंट्स या कोई दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस, तो उसे हम बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मेनिस। हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी इसी का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट इज सटायरिक कॉमेडी। सटायरिक कॉमेडी क्या होता है? सोसाइटी के ऊपर ये एक तरह का पंच है। कोई भी सोशल इल अगर होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में कोई ना कोई सोशल अब्यूज अगर चल रहा है, सोशल इल अगर है, तो उसको समझाने के लिए या उसके ऊपर कमेंट करने के लिए या उसको सोशली सब जगह दिखाने के लिए जो कॉमेडी बनाई जाएगी, ह्यूमरस वे में उस चीज को हम शो करें, दैट इज अ सटायरिक कॉमेडी। नेक्स्ट वन इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब क्या हुआ? बर्लेस्क, है ना, कि कॉमेडी तो है वो, यानी कि हैप्पी एंडिंग तो उसकी हो रही है प्ले की या ड्रामा की, उसके अंदर भी आपने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ह्यूमर इवोक या फिर ह्यूमर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, इट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर कॉमेडी ऑफ विट। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? प्रेजेंट में जो भी सारी इलिसिट रिलेशंस को शो करती है, दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। आप सोसाइटी में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें आजकल लिव इन रिलेशनशिप पे भी बहुत सारी चीजें बन रही है। दो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप रह सकते हो, बट कहीं ना कहीं अगर वो रिलेशनशिप इलिसिट है तो हम उसके नाम दे देते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर कॉमेडी ऑफ विट। फिर आता है कॉमेडी ऑफ आइडियाज, ठीक है। कॉमेडी ऑफ आइडियाज का मतलब क्या हुआ? आइडियाज से क्या समझ में आता है? आइडियाज को बेसिकली हम समझे तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल पॉइंट पे आकर के कॉमेडी करना, वो ह्यूमर जो कैरेक्टर्स अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने आइडियाज के थ्रू क्रिएट करते हैं। थ्री इडियट्स, कॉमेडी ऑफ आइडिया। वो जो तीनों के तीनों कैरेक्टर्स हैं वो अपने बेहतरीन आइडियाज के थ्रू ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, इट इज कॉमेडी ऑफ आइडियाज। अनदर इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल, जो हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशन से जुड़े हैं। डे टू डे रूटीन लाइफ में हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी चीजों से यूं ही चल रहा है, किसी न किसी विशियस सर्किल के अंदर फंसा हुआ है। अब उसके अंदर बहुत सारी जगह इमोशंस भी हैं, सेंटिमेंटल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो सेंटिमेंट्स के बारे में, सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हुए या सेंटिमेंट्स को समझाते हुए
हल्के वे में एक अच्छी एंडिंग ले जाते हुए जो कॉमेडी होती है, दैट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। नेक्स्ट इज ड्राइंग रूम कॉमेडी। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो ड्राइंग रूम कॉमेडी हो गई, बल्कि ड्राइंग रूम कॉमेडी क्या है, जो इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ है उसको शो करता है ड्राइंग रूम कॉमेडी। अनदर वन इज डोमेस्टिक कॉमेडी। अब ये डोमेस्टिक कॉमेडी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वाइल्ड कॉमेडी भी होती है, कोई डोमेस्टिक कॉमेडी भी होती है। डोमेस्टिक कॉमेडी का मतलब भी यही हुआ बेसिकली जो रूटीन लाइफ में है, आम घरेलू चीजें जो होती हैं, आम होमली थिंग्स जो होती हैं, है ना, उसको हम कह देते हैं डोमेस्टिक कॉमेडी। तो ये सारे के सारे पार्ट है कॉमेडी के। हो सकता है आपसे क्वेश्चन जो है वो ऐसा बन जाए विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉमेडी और विच इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रेजेडी। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार बात कर लेते हैं हम ट्रेजेडी पे। ट्रेजेडी क्या है? इट इज अ सीरियस प्ले दैट हैज अ वेरी सैड एंडिंग। हो सकता है कभी कभी ऐसे प्ले में, स्टोरी या मूवी में किसी हीरो हीरोइन की या किसी मेन कैरेक्टर की डेथ तक हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं ट्रेजेडी। और इसका एग्जाम्पल है शेक्सपियर का किंग लियर। चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं एक बार। हीरोइक ड्रामा क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा ड्रामा है जो वर्ड्स और पोम दोनों में लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं हीरोइक ड्रामा। न्यू क्लासिकल या फिर रेस्टोरेशन ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो ये बात होगी 15th सेंचुरी के एंड में, 16th सेंचुरी के एंड में और 17th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो भी काम हुआ था ड्रामा को लेकर के, उसको हम क्या देते हैं रेस्टोरेशन या फिर न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी। देन इट इज रिवेंज ट्रेजेडी। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑन स्टेज परफॉर्मेंस में लोग खून खच्चर तक कर देते हैं ऑन स्टेज परफॉर्मेंस में, नॉट इन रियलिटी। तो ये एक तरह का रिवेंज फुल जो शो दिखाया जाता है उसको हम क्या देते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। एरिस्टोटेलियन ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ ड्रामा में हमने डिस्कस किया था कि कुछ हिम्स थी जिन्हें की गाया जाता था फॉर दी या इन दी ऑनर ऑफ गॉड डायोनाइसिस, और वहीं से फिर आगे वो उसी वाली चीज के अंदर सेक्रीफाइस करते हुए उन सारी चीजों को जब शो किया जाता है इन टर्म्स ऑफ समथिंग विच इज सैड इन एंड, तो उसको हम बोल देते हैं एरिस्टोटेलियन या फिर ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी, राइट। तो अच्छा, एक और चीज, जो ओपेरा होता है ना, ओपेरा वैसे तो म्यूजिक का एक पार्ट है, बट ओपेरा भी म्यूजिकल या इंस्ट्रूमेंटल ट्रेजेडी ही कहलाता है। ओपेरा में आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई चीजें बहुत ही अच्छी गाई जा रही हैं, वो थोड़ा सा सैड टोन में जाके ही गाया जाता है। तो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स है जो हमको हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए। व्हाट इज अ कॉमिक रिलीफ? जब भी ड्रामा के किसी एक्ट के या किसी सीन में बहुत ज्यादा कुछ टेंशन वाली चीजें आ जाती है या फिर एकदम क्लाइमेक्स आ रहा है या बहुत ज्यादा अजीब सी सिचुएशन आ रही है, तो उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है जो उस टेंशन वाली सिचुएशन से थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए काम में आती है माइंड को, तो उसे हम बोल देते हैं कॉमिक रिलीफ। नाम से ही लग रहा है ना, थोड़ा सा टेंस्ड सिचुएशन से हमें रिलीफ मिला और थोड़ा सा ह्यूमरस रिलीफ मिला, तो इसलिए नाम पड़ गया है इसका कॉमिक रिलीफ। अनदर वन इज सब प्लॉट। प्लॉट तो क्या है? पूरी की पूरी ड्रामा या प्ले के इवेंट्स का सीक्वेंस है। सब प्लॉट क्या है? उन्हीं सीक्वेंसेस में से एक छोटे छोटे और हमने सीक्वेंस बना लिए या उन बड़े प्लॉट्स में से और छोटा प्लॉट हमने निकाल लिया, दैट इज सब प्लॉट। और लास्ट में मैंने लिखा है कैथारसिस। इसका मतलब क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर। कैसे? कोई कैरेक्टर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में तो इसका रोल एकदम नेगेटिव था, ये बहुत ही बेकार आदमी था या बहुत ही बेकार कैरेक्टर था, अब धीरे 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 क्या होता है, उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, वो अपने सारी गंदी एक्टिविटीज, अपने कैरेक्टर के नेगेटिव पॉइंट्स छोड़ता जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द ड्रामा या फिर प्ले नाउ दैट कैरेक्टर हैज बिकम वेरी प्योर। तो उस प्योरिटी वाले चीज को हम कह देते हैं यहाँ पे कैथारसिस। चलिए फ्रेंड्स, एक बार नट शेल में देख लेते हैं जो भी कुछ हमने अभी डिस्कस किया था ड्रामा के बारे में। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिक्शन। फिक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मोड होता है। ये एक ऐसी कंपोजिशन है जिसे आप वर्ड्स और प्रोज दोनों में लिख सकते हो, और दोनों ही फॉर्म में यहाँ पर हमें मिलेंगे डायलॉग्स, और वो डायलॉग्स कैसे होंगे? नैरेटिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्रामेटिस्ट या फिर जो भी राइटर है
वो हमेशा अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ही बात करेगा ऑडियंस से, क्योंकि जो ड्रामेटिस्ट है वो खुद तो आके बात करेगा नहीं, तो वो अपने ऑडियंस के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू अपने ऑडियंस को बात करेगा। जैसे शॉर्ट स्टोरी हमें एक मैसेज देती है, सेम वे एक ड्रामा या प्ले भी मैसेज कन्वे करता है अपने ऑडियंस को। लाइक शॉर्ट स्टोरी इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज टू दी ऑडियंस, ठीक है। अब मेनली अगर हम देखें तो जनरली 5 प्ले के अंदर 5 एक्ट कंसिडर किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया 5 ही होंगे, कभी 6 और 7 भी होते थे, लंबे जो एकदम बड़े बड़े ड्रामास बनते थे उसके अंदर। और नाउ अ डेज 3 एक्ट का प्ले भी बहुत कॉमनली चलता है, और इन दिनों 3 एक्ट के प्ले ही चल रहे हैं। नो सरप्राइज अगर मैं कहूं कि देर आर सर्टेन प्लेज विच हैज ओनली 1 एक्ट, ठीक है। तो 1 एक्ट के भी होते हैं, 3 एक्ट के प्लेज इन दिनों बहुत ज्यादा फैशन में है। 5 एक्ट स्टैंडर्ड माना जाता है प्ले के अंदर, 6 और 7 अप टू 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रामा। आई होप कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अच्छे से समझाने की जो कोशिश की है आपने वो समझी होगी। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं ये भी समझ में आया होगा, नॉट ओनली फॉर रीट बट ऑल्सो फॉर नेट एंड सेकेंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर या फिर टीचर वाले एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, बहुत काम आएंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग योर वेरी ओन चैनल एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते।